अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले याद दिला दें आपको, हर सेल ने तो नहीं, बहुत सारे सेल को डिवाइड होना होता है और डिवाइड होने के दौरान इनको अपने जेनेटिक मटेरियल को, जिसको हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, जिसको हम डीएनए भी कहते हैं, इसको डबल करना है। डबल करने के बाद फिर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है डॉटर सेल्स में। तो ये डीएनए को या क्रोमोसोम को डबल कैसे करते हैं ये पढ़ते हैं। और इसके लिए लफ्ज़ रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि जो कॉपियाँ बनती हैं वो हूबहू एक जैसी होती है। और ये हमने कहा था कि आपको सेल साइकिल के इंटरफेज के एस फेज में बनता है। एस फेज में रेप्लिकेशन हो जाती है, फिर बाद में इसको तकसीम किया जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, इसके लिए 3 स्टेप्स में हमने इसको बताना है। सबसे पहले मॉडल्स बताने हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन के बारे में पहले दिन ही एक राय कायम नहीं हुई। 3 मुख्तलिफ मॉडल पेश किए गए थे। किसी ने कहा ऐसे होता है, किसी ने कहा ऐसे होता है, किसी ने कुछ और बताया। तो पहले वो मॉडल समझ लेंगे, उसके बाद फिर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसके ज़रिए तीनों में से एक मॉडल को सही साबित किया गया और कंफर्म हो गया कि आज हम ये कह सकते हैं कि इस मॉडल के तहत ये रेप्लिकेशन होगी। तो दूसरे मरहले पर हम वो एक्सपेरिमेंट आपसे शेयर करेंगे। तीसरे मरहले पर फिर मैकेनिज्म बताएंगे कि होता कैसे है असल में। तो मॉडल्स 3 हैं। एक को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल या हाइपोथेसिस भी कहते थे किसी ज़माने में इसको। ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल डीएनए की स्ट्रक्चर बताने वाले वॉटसन एंड क्रिक ने पेश किया था। और दूसरा कहलाता है कंजर्वेटिव मॉडल और तीसरा कहलाता है डिसरप्टिव या डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव भी कहते हैं, डिसरप्टिव मॉडल भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं तीनों में फर्क क्या है। सेमी कंजर्वेशन, दोनों लफ्ज समझे। सेमी का मतलब है हाफ, आधा। कंजर्वेशन कहते हैं किसी चीज को एज इट इज महफूज रखना, जैसा पहले था प्रिजर्व रखना। तो इस मॉडल के मुताबिक ये डीएनए है और जब रेप्लिकेशन होनी शुरू हो तो ये डीएनए एक एंड से इस तरह खुलता है जैसे जिप खुलती है, अनजिप हो जाता है। बस ये इस तरह से था और ये एक एंड से खुला। आपके इल्म में है कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं और इन दोनों स्ट्रैंड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड्स संभाल के रखते हैं। तो अनजिप होने का मतलब है इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स खुल गए यहाँ से। और ये जाहिर है तैयारी के बाद होता, तो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी रखे गए हैं इधर, जिनको यहाँ से जोड़ा जाएगा। फिर जब ये एक एंड से अनजिप हो जाता है तो कंप्लीमेंट्री फ्री न्यूक्लियोटाइड्स इन ओपन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। कंप्लीमेंट्री अक्स को कहेंगे। हमें मालूम है कि एक डीएनए में जहां ए होता है उसके सामने हमेशा टी होता है, जहां सी होता है वहां उसके सामने जी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ए इज कंप्लीमेंट्री टू टी, सी इज कंप्लीमेंट्री टू जी, सिमिलरली जी इज कंप्लीमेंट्री टू सी। ये अब यहां पर फर्ज करें ए टी सी जी ए, इस तरह लिखा हुआ है, तो ए टी सी जी ये खोला है। अब नए न्यूक्लियोटाइड्स इधर जुड़ने शुरू हो जाएंगे। यहां क्या जुड़ना चाहिए? टी इधर, ए इधर, जी इधर, सी। यही हाल इसके साथ भी हुआ। दोनों चेन के साथ कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जो ये जुड़ेंगे डीएनए मजीद ओपन होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा जब डीएनए बिल्कुल 2 हिस्सों में बंट चुका होगा और इन दोनों हिस्सों के साथ आधे न्यूक्लियोटाइड्स पेरेंट वाले हैं, आधे न्यूक्लियोटाइड्स नए हैं। बस मैं इसको यूं बनाता हूं, देखें, एक डीएनए ये बन चुका है, दूसरा डीएनए ये बन चुका है। इनको कहेंगे डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए। और इस शुरू वाले को क्या कहेंगे? पेरेंट डीएनए।
तो यहां पर आप जरा गौर करें तो हमें पता चल जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक डीएनए इस मैकेनिज्म से रेप्लिकेट होता है कि बाद में बनने वाली दोनों जो डॉटर डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं उनका आधा हिस्सा पेरेंट वाला है, आधा हिस्सा नया है। यहाँ जो मैंने दिखाया ब्लू वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है, रेड वाली डॉटर स्ट्रैंड है। लिहाजा हर रेप्लिकेशन के वक्त डीएनए अपने आधे वजूद को कंजर्व करता है, महफूज रखता है, आधा हिस्सा नया होता है। ये कौन सा मॉडल था? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब दूसरा मॉडल है कंजर्वेटिव। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी। कंजर्वेटिव मॉडल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसके मुताबिक जब डीएनए की रेप्लिकेशन होने वाली हो तो पेरेंटल डीएनए एज इट इज रहता है और इसके करीब बहुत सारे फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जमा किए जाते हैं, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। फिर क्या होता है, पेरेंटल डीएनए खुलता नहीं है, वो एज इट इज रहता है और उनके ऊपर कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं। मसलन ATCG, ये इस तरह लिखा हुआ है। तो इस कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड इनके ऊपर जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे खुला नहीं है, उसी में चिपके। मतलब A के ऊपर क्या चिपका? T के ऊपर क्या चिपका? A, C के ऊपर G के ऊपर C। तो ये दोनों तरफ से हुआ। होने के बाद फिर ये एक एंड से अलग होना शुरू हो जाते हैं और अलग होने का अंदाज इस तरह से है कि जो पेरेंट डीएनए है वो टेम्पलेट या कालिब का काम करता है और नई जो डीएनए की स्ट्रैंड्स है वो इसमें से छिल के अलग हो जाती है। तो हम इसको यूं दिखा सकते हैं, ये पेरेंटल डीएनए है, इसमें कोई फर्क नहीं आया है और जो डॉटर डीएनए थी, डीएनए की स्ट्रैंड थी, वो इस तरह से अलग हो गई है। ये मैं समझा पा रहा हूं? आप देखें, ये पहले डीएनए इसी तरह था, पुराना पेरेंटल डीएनए टेम्पलेट या कालिब की शक्ल में है और नए न्यूक्लियोटाइड्स इसके साथ चिपके हैं। फिर ये छिलके अलग होते हैं। अलग होने के बाद जब ये मुकम्मल अलग हो जाएंगे तो पेरेंटल डीएनए एज इट इज रहेगा और जो डॉटर डीएनए है वो इसकी नकल या अक्स की तरह होगा। तो इस केस में हमें क्या नजर आता है, जो ब्लू दो स्ट्रैंड चिपकी हुई हैं ये पेरेंटल डीएनए ही है, जबकि रेड वाली दोनों स्ट्रैंड्स डॉटर की हैं। तो इस मैकेनिज्म और इस मैकेनिज्म में फर्क है। अब कौन सा सही है हमें अभी नहीं पता, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा इनमें से कौन सा मॉडल सही है। ये समझ में आ गया? अब डिसरप्टिव तीसरा है। डिसरप्टिव वाला इससे मुख्तलिफ है और वो क्या कहता है, उसके हिसाब से ये इसको कह सकते हैं हम तुक्का लगाएंगे ऐसे ही, किसी चीज को सही साबित करने के लिए चैलेंज भी तो किया जाता है ना, या तो इसको गलत साबित करो या उसको साबित करो, दो हो तो एक ऐसे एवं ही खड़ा किया जाए तो उसको, ये जो डिसरप्टिव मेथड है वो ऐसा है। डिसरप्टिव के मुताबिक डीएनए इस तरह से है और इसके साथ बहुत सारे जितने न्यूक्लियोटाइड्स इसमें हैं उतने फ्री न्यूक्लियोटाइड्स इसके करीब जमा किए गए। इसके बाद क्या होता है, जो इंटेक्ट है पेरेंट डीएनए में वो न्यूक्लियोटाइड्स भी खोल दिए जाते हैं। बाकी जो न्यूक्लियोटाइड थे वो तो पहले से ही खुले हुए थे। फिर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं रैंडमली मिक्स होने के बाद फिर ये ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और इस तरह से दो स्ट्रैंड्स बनते हैं। हर स्ट्रैंड में कुछ नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कुछ पुराने मिक्स हो गए इस तरह से। यानी फर्ज करें इसमें ऐसा हुआ है। तो मैं दोबारा बताता हूं इसको। डिसरप्टिव मॉडल के मुताबिक डीएनए जिसको रेप्लिकेट होना है उसके पास पहले फ्री न्यूक्लियोटाइड जमा किए जा रहे हैं, जितने इसमें होंगे इतने ही फ्री हैं। फिर
जो डीएनए इंटैक्ट था उसके न्यूक्लियोटाइड्स को भी खोल के फ्री की तरह कर दिया जाता है, फिर इन दोनों को मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के बाद ये अननोन तरीके से ऑर्गेनाइज होकर दो डीएनए बन जाते हैं। दोनों डीएनए में कुछ पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कुछ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स मिक्स हो गए। तो ये इसलिए बेतुका मैं इसलिए कह रहा था कि न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब बहुत अहम है। आगे आपको शायद एक मिसाल से हम समझा सकें। अगर एक तो ये तादाद में बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में भी नहीं अरबों में है, और उनका सीक्वेंस इतना अहम है कि उसमें मामूली रद्द बदल से कुछ का कुछ हो जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स मिक्स होकर पहले जैसी तरतीब में ऑटोमेटिकली आए? तो ये नामुमकिन लगता है, ये हमारा जहन तस्लीम नहीं करता। बहरहाल हाइपोथेसिस तो है। अब आपने जब तक एक्सपेरिमेंटली किसी को प्रूफ और किसी को डिसप्रूफ नहीं करेंगे तो बात आपकी नहीं मानी जाएगी। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए दो साइंटिस्ट ने काम किया, उनमें से एक का नाम था मेसेल्सन और दूसरा है स्थाल। मेसेल्सन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सेंट्रीफ्यूज का सहारा लिया। पहले सेंट्रीफ्यूज को समझते हैं। देखें, मिक्स शुदा मॉलिक्यूल्स को अलग करने के कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। मसलन आपके दूध में कोई चीज मिली हो तो उसको छानी से अलग करते हैं, आटे को भी छानते हैं, कभी पानी को फिल्टर करते हैं, किसी बारीक मेम्ब्रेन से गुजारते हैं। इसी तरह अगर कहीं गंदम और चावल या छोटी छोटी कंकरियां उसमें मिक्स हो जाए तो कोई और तरीका ढूंढते हैं। तो हर मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के कई तरीके हैं। बहुत बारीक, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के मिक्सचर को अलग करने के लिए एक तरीका है सेंट्रीफ्यूज। पहले मैं उसका तरीका बताता हूँ। ये हर लेबोरेटरीज में होता है। बहुत छोटी सी मशीन है, इस तरह से शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। यहां पर एक सुराख है, इस सुराख में और छोटे छोटे पोर्स बने हैं इस तरह के लाइन में, और इन पोर्स में टेस्ट ट्यूब फिट की जा सकती है, और इसकी मखसूस टेस्ट ट्यूब्स हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं आप? सबसे पहले देखते हैं ये ग्रेजुएटेड है। ग्रेजुएटेड का मतलब है यहाँ नंबर लिखे हुए, मसलन इधर लिखा हुआ है 100S, इसके ऊपर है 90S, फिर 80S, इस तरह से होते होते 0S है। S इसका यूनिट है स्वेटबर्ग यूनिट, स्वेटबर्ग यूनिट है। मसलन हम इसका सॉल्वेंट मखसूस होता है, यूजुअली सीजियम क्लोराइड, जो भी हो, उसमें चाय डालते हैं। आप जरा गौर करें, चाय में पत्ती भी है, दूध भी है, पानी भी है और चीनी भी है। बनी बनाई रेडीमेड चाय डाल दें इसको, इस टेस्ट ट्यूब को यहां से उठाकर इस सॉकेट के अंदर रख के जब आप इसको बिजली से कनेक्ट करते हैं तो ये घूमने लगता है, सिर्फ अंदर वाला पोर्शन है। और ये सारी टेस्ट ट्यूब इतनी तेजी से घूमती है तो इसकी स्पीड आपके हाथ में है। कितने राउंड्स पर मिनट रखना है आपकी मर्जी है, कितनी देर तक रखना है ये भी आपकी मर्जी इन चीजों को देखकर सिलेक्ट की जाती है। तो यानी इसकी स्पीड और ड्यूरेशन इंसान के हाथ में। मसलन इस चाय को इधर डाल के हमने इधर रखा और 10 मिनट के लिए हमने 100 साइकिल पर सेकंड की स्पीड से इसको चलाया। चला के जब इसको वापस बाहर निकालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि चाय में जितनी चीजें थी अंदर उनकी लेयर्स बनी है। लेयर कैसी? जिस चीज का वजन ज्यादा हो, साइज बड़ा हो, वो नीचे जम के एक लेयर बनाएगा। मसलन पत्ती यहां पर नीचे जमा होगी, या उससे नीचे हो सकता है चीनी जमा होगी। तो चीनी का वजन ज्यादा है तो हम कह सकते हैं चीनी इधर एक लेयर बना चुकी है, पत्ती ने इधर एक लेयर बनाया है, इधर दूध के मटेरियल ने एक और लेयर बनाई है।
उसके ऊपर फिर पानी आ गया है, तो हर चीज अलग अलग हो गई। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस सेंट्रीफ्यूज का उसूल ये है, वेट एंड डेंसिटी के लिहाज से चीजें अलग हो जाती हैं। हैवी और बड़ी चीजें नीचे, लाइट चीजें ऊपर, और ये इतनी अच्छी तरह से चिपक गई हैं, काफी देर तक भी आप इस तरह रखेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे। आप फिर इधर से टूल्स हैं जिनके जरिए इन सब चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। मसलन इसको निकाल के आपने एक बर्तन में डाला, इसको एक और बर्तन में डाला, इसको किसी और बर्तन में शिफ्ट किया, इसको किसी और बर्तन में, तो चाय एक मिक्सचर था, उसके अंदर जितनी चीजें शामिल थी उन सब को एक एक करके आपने अलग कर लिया। ये सेंट्रीफ्यूज का उसूल है। और मेसेल्सन और स्थाल ने डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए इस अपरेटस का इस्तेमाल किया और ये कंफर्म किया कि जो 3 मॉडल्स पेश किए गए थे उनमें से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ज्यादा सुटेबल था।